स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट डीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर सेक्शन 9 का केस पति ने किया है या पत्नी ने किया है और डिक्री पारित कर दी गई है, एक पक्षीय डिक्री अगर पारित की गई है कोर्ट के द्वारा या डिक्री पारित की गई है कोर्ट के द्वारा और इसका निष्पादन अभी तक नहीं हुआ है और आपको इसका निष्पादन कराना है, तो आप क्या कर सकते हैं। जिसके भी पक्ष में डिक्री पारित की गई है वो व्यक्ति क्या कर सकता है। अगर पत्नी को ये आदेश दिया गया है कि वो अपने पति के साथ आकर के अपने वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना करे, या पति को ये आदेश दिया गया है और पति या पत्नी जिसे भी आदेश दिया गया है माननीय कोर्ट के द्वारा, लेकिन इसका पालन नहीं किया जा रहा है, तो क्या ऐसे में इसका निष्पादन कराया ही नहीं जा सकता या कराया जा सकता है? कैसे कराया जा सकता है? क्या इसमें भी किसी तरह की कोई सजा का प्रावधान है? अगर सजा का प्रावधान है तो किस सेक्शन के अंतर्गत आपको एप्लीकेशन लगाना होगा? सारी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे। सेक्शन 9 को लेकर के आपके मन में बहुत सारे डाउट्स भी रहते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको इसके बारे में क्लियर जानकारी भी नहीं होती है कि इसका हमें किस तरीके से इसका लाभ हमें मिल सकता है। क्या हमने एक केस कर दिया है, हमारे पक्ष में डिक्री भी पारित हो गई, लेकिन हम इसके अलावा भी हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो सारी चीज़ों के बारे में हम आपको क्लियर बताएंगे, जिससे आपको आज के इस वीडियो को सुनने के बाद, देखने के बाद आपको फिर से सेक्शन 9 के से संबंधित कोई भी क्वेश्चन करने की कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर हम सेक्शन 9 की बात करते हैं तो सेक्शन 9 क्या है? सेक्शन 9 है वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना। अब ये जो वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना की बात आती है तो इसका मतलब क्या होता है? तो ये तब होता है कि जब पति या पत्नी में से कोई भी एक अपने पार्टनर के साथ बिना किसी उचित कारण के रहने से इनकार कर देता है या वहां रहने से नहीं रहता, तो ऐसे में जो एक पक्षकार है वो कोर्ट में जाकर के सेक्शन 9 की एक याचिका लगाता है, एक प्रार्थना पत्र, एक एप्लीकेशन लगाता है, और जिसका मतलब ये होता है कि हम अपने वैवाहिक जीवन को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं और इसके लिए हम कोर्ट का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि हमने अभी तक अपने सारे प्रयास कर लिए लेकिन अभी उसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है और हमारा पति या हमारी पत्नी हमारे साथ नहीं रह रही है, इसका कोई भी कारण नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने लगा दिया एक सेक्शन 9 का एप्लीकेशन, हमने कोर्ट में लगा दिया। अब ये एप्लीकेशन लग तो गया। कई बार ऐसा होता है कि एक पक्षकार एप्लीकेशन लगा देता है, दूसरा पक्षकार उसमें नहीं आता, तो जब वो नहीं आता है तो एक पक्षीय डिक्री कोर्ट के द्वारा पारित की जाती है। अगर कोर्ट को ये लगता है कि ये जो याचिका लगाई गई है इसमें तथ्य सही है और इसके आधार पर हमें डिक्री दे देनी चाहिए सेक्शन 9 की, तो कोर्ट क्या करती है, एक पक्षीय डिक्री आपको दे देती है। या ऐसा होता है कि जब आपने सेक्शन 9 का एक एप्लीकेशन लगाया, दूसरे पार्टी को नोटिस जाती है, तो वो पार्टी हाजिर होती है और अपना एक उचित कारण बताती है कि किस वजह से वो उस पक्षकार के साथ नहीं रहती है या नहीं रहना चाहती है। तो ऐसे में उस याचिका को अस्वीकार भी कर दिया जाता है, या अगर कोर्ट ये मानती है कि जो कारण बताया जा रहा है वो पर्याप्त नहीं है या जो बहाना बताया जा रहा है वो उचित बहाना नहीं है। उचित बहाना क्या होगा इसके बारे में भी हम आपको अभी डिटेल में बताएंगे। तो अगर कोर्ट ये मानती है कि जो बहाना है या जो कारण बताया जा रहा है वो उचित नहीं है, तो कोर्ट ऐसे में भी क्या करती है, तो ऐसे में क्या करती है, वो डिक्री पारित कर देती है सेक्शन 9 की। और अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ कारण बिल्कुल सही है, तो कोर्ट उस याचिका को, सेक्शन 9 की जो याचिका होती है उसको क्या करती है, खारिज कर देती है। ये हो गया खारिज करना, या हो गया कि कोर्ट ने अगर डिक्री दे दी है। तो सब पहले तो अगर हम बात कर लें तो हम पहले बात कर लें कि अगर हम उचित कारण की बात करते हैं तो ये उचित कारण क्या होगा। तो उचित कारण क्या होगा, उचित कारण होगा कि या तो क्रुएल्टी या नपुंसकता, या इसके अलावा पति ने अपनी पत्नी के ऊपर एडल्ट्री का झूठा आरोप लगाया हुआ हो, या पति पक्ष के द्वारा पति के द्वारा दहेज की मांग की गई हो, या पति ने साथ रहने से इनकार कर दिया हो, या ऐसा कोई भी काम, ऐसा कोई भी कृत्य जो कि दूसरे पक्षकार के साथ या जो याचिका करता है उसके साथ रहना असंभव बना देता है। तो ये कुछ जो कारण होते हैं, कुछ जो बहाने होते हैं, ये उचित बहाने माने जाते हैं, ये उचित कारण माने जाते हैं। अगर ऐसा आप कुछ भी प्रूफ कर देते हैं तो कोर्ट उस याचिका को अस्वीकार कर देता है, खारिज कर देता है। लेकिन अगर आप इनमें से कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो कोर्ट डिक्री इसमें पारित कर देता है। इसके बाद फिर
ये दूसरा हमारा क्वेश्चन कि ये याचिका जो है ये कहाँ पर लगाई जाएगी। तो ये जो सेक्शन 9 की याचिका है ये 3 स्थान पर लगाई जा सकती है। पहला कि जहाँ पर पति दोनों की शादी हुई हो, जो आपका विवाह का स्थान हो, उस जगह पर आप याचिका लगा सकते हैं। दूसरा, जहाँ पर पति और पत्नी दोनों साथ में रहते थे, उस जगह पर इस सेक्शन 9 की याचिका को लगाया जा सकता है। तीसरा कहाँ लगाया जा सकता है, जहाँ पत्नी प्रेजेंट में निवास कर रही है, वर्तमान में जहाँ पे पत्नी निवास कर रही है उस स्थान पर लगाया जा सकता है। तो 3 ही स्थान हुए जहाँ पर सेक्शन 9 की याचिका को लगाया जा सकता है। इसके बाद फिर हमारी बात आती है कि अगर सेक्शन 9 की याचिका किसी दूसरी जगह लगाई गई है और ऐसी जगह पर लगाई गई है जहाँ पे पत्नी नहीं रहती है, मतलब अगर पत्नी अपने मायके में आकर के रह रही है और उस मायके में अगर सेक्शन 9 की याचिका लगाई गई है, वो ऐसे स्थान पर लगाई गई जहाँ पे पति पत्नी दोनों साथ में रहते थे, या ऐसे स्थान पर लगाई गई है जहाँ पे उनकी शादी हुई थी और वो जो स्थान है वो पत्नी के मायके से काफ़ी दूर है। तो ऐसे में क्या होगा कि जो दूसरा पक्षकार है, जो कि पत्नी पक्ष है, उनको ये लगता है कि उन्हें अपनी याचिका को, जो सेक्शन 9 को उनके पास नोटिस आई है, उसको बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए। अगर आप छोड़ देते हैं तो देखिए इसमें आपका नुकसान ये हो सकता है, पहला कि एक पक्षी डिक्री अगर पारित हो गई तो वो तलाक के साइड जा सकता है, और अगर एक पक्षी डिक्री पारित हो गई तो वो निष्पादन भी उसका करवा सकता है। निष्पादन कैसे करवा सकता है ये हम आपको बताएंगे। जो सबसे मेन पॉइंट है, जो पॉइंट आज तक आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा, वो चीज़ हम आपको बताएंगे कि इसका निष्पादन कैसे करवाया जा सकता है, कैसे इसमें भी जेल करवाई जा सकती है, कैसे इसमें सजा दिलवाई जा सकती है, ये हम आपको भी बताएंगे। पहले हम एक केस को आपको बता देते हैं। ये हमारा केस है श्रीमती मंजुला जवेरीलाल बनाम जवेरीलाल विट्ठल दास का केस है, जिसमें ये कहा गया कि न्यायालय ने कहा कि पीड़ित पक्ष दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के लिए याचिका दायर करता है और यह साबित करता है कि बचाव पक्ष पीड़ित पक्ष के समाज से हट गया है। तो बचाव पक्ष को यह साबित करने का प्रयास करना चाहिए कि अपने जीवन साथी को त्यागने का या छोड़ने का एक उचित कारण था। तो ये साफ शब्दों में ये कहा गया है कि आपको इस बात का प्रयास करना चाहिए। मतलब क्या है कि आपको इस याचिका को छोड़ नहीं देना चाहिए, आपको इसका प्रयास करना चाहिए। अगर आप वहां पे नहीं जाना चाहते, उस जगह, वो जगह आपसे दूर है और पत्नी नहीं जाना चाहती या पत्नी नहीं जाना चाहती, पति तो अगर नहीं चाहेगा तो भी उसे जाना पड़ेगा, लेकिन अगर पत्नी नहीं चाहती है तो उसके पास एक ये रास्ता है कि वो ट्रांसफर पिटिशन एक लगा सकती है और ट्रांसफर पिटिशन लगा करके उस केस को ट्रांसफर करवा सकती है, अपने जहां पर वो रहती है उस जिले में ट्रांसफर करवा सकती है। तो ये आपको जो याचिका, जो एक एप्लीकेशन लगाना होगा, ट्रांसफर पिटिशन जो आपको लगानी होगी, ये आपको कहाँ लगानी होगी? क्या आप किसी भी कोर्ट में ये लगा सकती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा सकती। इसके लिए आपको जाना होगा सुप्रीम कोर्ट। और दूसरा एक तो ये होता है, या तो आप जा करके उसे ट्रांसफर करवा लें, और या फिर आप जिसके पास जब नोटिस आया है आप जाइए उस डेट पर, और आप जब जाती हैं वहां पे आप एक लगा दीजिए, हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 का एक एप्लीकेशन लगा दीजिए और उसमें आप खर्चों की मांग कर लीजिए। आने जाने का खर्च आपका, आप जा रही हैं, आपके साथ और भी कोई एक आपके घर से कोई भी जा रहा है, उन दोनों लोगों के आने जाने का खर्च, रहने का खर्च, खाने पीने का खर्च, सारी चीजों का आप एक खर्चा मांग लीजिए 24 में। जब आप ये करती हैं तो जो दूसरा पक्ष है जिसने की एप्लीकेशन लगाया है, आजकल क्या होता है कि जब आपने कुछ केसेस किए हुए हैं तो जो पति है वो जाकर के एक सेक्शन 9 का केस लगा देता है तुरंत। तो ऐसे में अगर आप अपने पति को और परेशान करना चाहती हैं तो आप सेक्शन 24 का एप्लीकेशन लगा दें। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप जा करके ट्रांसफर पिटिशन डाल करके आप सुप्रीम कोर्ट से उसे ट्रांसफर करवा सकती हैं, या आप सेक्शन 24 का एप्लीकेशन लगा सकती हैं और उस एप्लीकेशन को लगा करके आप अपने खर्चे की मांग कर सकती हैं कि जो आपको आने जाने का जो आपको खर्च वहन करना पड़ रहा है, रहने का, खाने का, सारी चीज़ों का, वो खर्चा आपका पति देगा। तो इन दोनों में क्या बेटर होगा? इन दोनों में यही बेटर होगा कि आप 24 का एप्लीकेशन लगाएं और आप पति से खर्चे की मांग करें, न कि आप ट्रांसफर पिटिशन लगा दें। तो आपका सबसे बेटर सॉल्यूशन क्या है कि आपने ये कर दिया। अब दूसरी चीज हमारी आती है कि अगर डिक्री मिल गई है पति को या पत्नी को, सेक्शन 9 की डिक्री मिल गई है और उसका निष्पादन नहीं किया जा रहा है, तो क्या करना है? तो क्या करना है आपको ऐसे में? अगर सिविल, अगर हम बात करते हैं
कि सिविल सेक्शन 9 जो है वो सिविल मामला है, सिविल प्रकृति का मामला है। तो सिविल प्रकृति के मामलों में अगर अवमानना की जा रही है, उसका निष्पादन नहीं किया जा रहा है, तो इसमें आपको सीपीसी ऑर्डर 21 रूल 32 का एक एप्लीकेशन लगाना है। इसको निष्पादित कराने के लिए, इस डिक्री को निष्पादित करवाने के लिए आपको ऑर्डर 21 रूल 32 का एप्लीकेशन लगाना है। और इसमें अगर सजा के प्रावधान की बात की जाए तो इसमें क्या सजा है, तो इसमें सिविल जेल या उसके संपत्ति की कुर्की, मतलब अगर महिला है, महिला की जो भी संपत्ति है उसकी संपत्ति की कुर्की करवाई जा सकती है। पुरुष है, पुरुष की जो भी संपत्ति है उसकी संपत्ति की कुर्की करवाई जा सकती है, या इन दोनों के द्वारा, इन दोनों को लागू करवा करके निषेधाज्ञा का निष्पादन करवाया जा सकता है। तो क्या हो गया, सिविल जेल हो गई और संपत्ति की कुर्की हो गई। अगर आप सेक्शन 9 की जो डिक्री मिली है, अगर आप उसका पालन नहीं करते हैं, उसका डिक्री मिलने के बाद भी अगर आप नहीं जाते, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इस जो हमने सीपीसी का आपको ऑर्डर बताया है, रूल बताए हैं, उसके तहत आप एप्लीकेशन लगवा करके उस डिक्री को निष्पादित करवा सकते हैं। और इसमें जेल की अगर हम बात करें तो सिविल जेल होती है। अब ये सिविल जेल क्या होगी, तो सिविल जेल ऐसी जेल होती है जिसमें कि उस व्यक्ति से शारीरिक श्रम नहीं करवाया जाता है। जब जेल में कोई भी व्यक्ति जाता है, जब उसे जेल की सजा मिलती है, तो जब जेल में जाएगा तो उससे शारीरिक श्रम भी करवाए जाते हैं उस जेल के अंदर। कई तरीके के काम होते हैं जो कि जेल के अंदर करवाए जाते हैं और उसे हम कहते हैं शारीरिक श्रम। तो अगर किसी को सिविल जेल मिली हुई है तो उस व्यक्ति से शारीरिक श्रम नहीं करवाया जाता है। यही होती है आपकी सिविल जेल। सिविल जेल का कितने दिनों का, ये आपकी 14 दिन की हो सकती है, 1 महीने की, जो भी कोर्ट आप उस आदेश में पारित करती है वो हो सकता है। और दूसरी चीज क्या हो सकती है कि संपत्ति की कुर्की करवाई जा सकती है। संपत्ति की कुर्की कैसे करवाई जाएगी, तो उसके लिए भी आपको उसी सीपीसी के ऑर्डर रूल में आपको एप्लीकेशन लगवाना होगा इस डिक्री को निष्पादित करवाने के लिए। तो ये है सजा का प्रावधान सेक्शन 9 में, जो कि आज तक हमारी जहां तक उम्मीद है कि आज तक आपको ना ही इसके बारे में पता होगा और ना ही इसके लिए आपको किसी ने बताया होगा। अभी हाल में ही एक सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर याचिका डाली गई थी, जो कि दादरा नगर हवेली का में मामला था, सेक्शन 9 का केस था और उसे ट्रांसफर करवाना था। तो इसके लिए एप्लीकेशन लगाई गई थी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने साफ शब्दों में कहा कि हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि अगर एक पक्षकार दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के लिए याचिका लाता है तो दूसरे पक्षकार को इसके लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए या उसे बिना उचित कारण के उसे बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए। तो इस वजह से, और इसमें अगर अगर दाम्पत्य अधिकारों की बहाली की डिक्री का निष्पादित नहीं की जाती तो इसमें इसके सिविल परिणाम हो सकते हैं। ये साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रांसफर पिटीशन जो डाली गई थी उसमें, और ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को मतलब जो ट्रांसफर पिटीशन जो डाली गई थी उसे एक्सेप्ट कर लिया और उसे ट्रांसफर कर दिया। उस केस को, सेक्शन 9 के जो केस था उसे ट्रांसफर कर दिया। तो क्या होगा सेक्शन 9 में, अगर आप इसका पालन नहीं करते हैं तो इसके सिविल परिणाम हो सकते हैं। क्या सिविल परिणाम हो सकते हैं, किस ऑर्डर में आप जाएंगे, इन सारी चीजों के बारे में हमने डिटेल में आपको बता दिया है। और आपको आज के इस वीडियो से ये कंफर्म हो गया होगा कि अगर आप सेक्शन 9 की डिक्री का पालन नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ आगे भी प्रोसीडिंग की जा सकती है, इसे निष्पादित भी करवाया जा सकता है अगर दूसरा पक्षकार चाहता है तो इसलिए अगर कहीं भी सेक्शन 9 का केस किसी ने किया है तो उसे बिल्कुल छोड़े ना, उस पर जरूर थोड़ा बहुत ध्यान दें। अगर आपको लगता है कि आपके पास पर्याप्त कारण है कि आप क्यों नहीं जाते हैं, उस पक्षकार के साथ आप क्यों नहीं रह रहे हैं, तो आप वहां पर जाएं, डेट को अटेंड करें और अपने पर्याप्त कारण को बताएं। और साथ में सेक्शन 24 का एप्लीकेशन लगाना, अगर आप एक महिला है तो सेक्शन 24 का एप्लीकेशन लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको डिटेल में बता दिया है सेक्शन 9 के बारे में। अगर इसके बाद भी आपका कुछ भी क्वेश्चन रह जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आपको उसका जवाब देंगे। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल बताई जाएगी कि कैसे आप अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिए।
कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो से आपको कितनी जानकारी मिली, ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, उस टॉपिक पर भी आपको वीडियो बना करके दिया जाएगा। धन्यवाद।